तो कल के वीडियो में हमने क्या देखा था, 25 नवंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने देखा था। आज देखेंगे सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट जो 25 नवंबर के हुए हैं। मैं पूरा एनालिसिस के साथ आपको बताऊंगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताऊँगा उसको लिखते जाइएगा, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन गलत भी रेलवे ने आंसर दिया तो उनको भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन किस में होता है। श्रम विभाजन का मतलब समझते हैं क्या होता है। श्रम विभाजन का मतलब है कि काम का बंटवारा। क्या हुआ, काम का बंटवारा, कौन सा होता है, कौन सा काम करेगा, ये चीज़ें हो गया। तो काम का बंटवारा होता है श्रम विभाजन। तो देखिए किस में होता है, दिया है केवल बहुकोश के जीवों में, ना तो एक कोश के ना ही बहुकोश के, केवल एक कोश के। और रेलवे ने आंसर क्या दिया, एक कोश के और बहुकोश के दोनों जीव में। तो मैं आपको बता दूं कि एक कोश के जीव जो होते हैं ना, इसमें काम का विभाजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक कोशिकीय है, इसमें जो भी कार्य होता है वो एक कोशिका के द्वारा ही होता है। एक कोश के जीव जैसे अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, लिस्मेनिया हो गए, है ना, बहुत सारे डाइटम हो गए, क्लेमाइडोमोनास हो गए, ये सब एक कोश के जीव होते हैं। तो एक कोश के जीव में क्या है कि सारा काम जो है एक ही कोशिका करते हैं। तो श्रम का विभाजन यहाँ नहीं है, काम का बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन जो बहुकोश के जीव होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, मनुष्य हो गया, कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधा, ये सब क्या होता है, बहुकोश के जीव। इनमें श्रम का विभाजन होता है, हर एक कार्य को करने के लिए अलग अलग अंग हैं, समझ गए ना। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए केवल बहुकोश के जीव। लेकिन रेलवे ने क्या दिया है, एक कोश के और बहुकोश के जीव दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट देख सकते हैं, आप कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मैंने आपको बोल रहा है ना कि जो पहला चैप्टर जो मैंने आपको बताया था कि पदार्थ क्या हमारे आसपास के पदार्थ, जो हमारे परिवेश के पदार्थ है ना, हमारे आसपास के पदार्थ, वो चीज़ें मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया। उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, हर एक शिफ्ट में ये प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो कृपया करके उसे अभी जाकर आप जो है ख़त्म कर लीजिए तो बेहतर है। देख रहे हैं, पहले वाले शिफ्ट में मैंने कराया था 25 नवंबर में, और इस शिफ्ट में देखिए कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको आएगी। कह रहा है गलत कौन सा है, जो हमसे ये पढ़ा होगा चैप्टर वो आराम से बना लेगा। तो देखते हैं, कह रहा है कि द्रव्य के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ये तो बिल्कुल सही है। द्रव्य का मतलब क्या होता है, द्रव्य को ही पदार्थ बोलते हैं, द्रव्य को ही क्या बोलते हैं साथियों, पदार्थ बोलते हैं, ठीक है ना। तो द्रव्य के बीच एक बल कार्य करता है, बिल्कुल कार्य करता है, क्योंकि द्रव्य के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। और रिक्त स्थान के बीच क्या होता है कि साथियों, जो रिक्त स्थान होते हैं, अब किसी पदार्थ में कम रिक्त स्थान होते हैं, जैसे ठोस की बात करें तो उसमें कम रिक्त स्थान होते हैं, द्रव की बात करें उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, गैस में थोड़ा और ज़्यादा होता है। तो द्रव के कणों के बीच क्या होता है, बल कार्य करता है। बल कार्य करता है इसलिए क्या है, ये सभी ठोस के आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यानी सभी द्रव्य के कण, ठीक है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है, ये गलत पूछ रहा है। द्रव्य के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है, बिल्कुल सही। अभी हमने बोला कि जो द्रव्य के कणों के बीच जो कार्यरत बल है ना, से इन दोनों के बीच बल लग रहा है, तो ये बल क्या काम कर रहा है, सारे अणुओं को यानी सारे पदार्थ के कणों को एक साथ बांधे रख रहा है, ये भी सही है। गलत पूछ रहा है। द्रव्य के पहले ये देख लेते हैं, ये आंसर 3 दिया ना, मैं पहले 4 ऑप्शन देखता हूँ, 4 क्या कह रहा है। द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग होता है। सामर्थ्य का मतलब हो गया यहाँ पर क्षमता, सामर्थ्य का मतलब क्या, क्षमता, पावर, जो बोलिए। तो कह रहा है कि जो बल, आकर्षण बल है ना, वो अलग अलग द्रव्यों यानी पदार्थों में अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है। मैंने भी जस्ट आपको बोला कि जो सबसे ज़्यादा बल किसके पास होता है, तो वो होता है ठोस के कणों के बीच, क्योंकि ठोस के कणों के बीच साथियों क्या होता है, रिक्त स्थान देखिए कम है, रिक्त स्थान खाली जगह क्या है, कम है। तो खाली जगह कम है मतलब दोस्ती इनके कणों के बीच क्या है, पक्की है, यानी कि बल अच्छे अच्छे मजबूत बल से ये लोग जुड़े हुए हैं। तो सही बात है। अब अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में क्या होगा, द्रव के कण थोड़े थोड़े हटे रहते हैं। तो वही बात है, अगर रिक्त स्थान ज़्यादा है तो आकर्षण बल उतना मजबूत नहीं है। गैस की बात करें तो वो तो और आवारा नियन घूमते रहता है इन्हें उन्हें, है ना। तो गैस में तो और आकर्षण बल बिल्कुल ही कमज़ोर होता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है ना, ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव्यों में होता है। तो गलत पूछ रहा है ना। अब ये रेलवे ने ये आंसर दिया, अब इनको देख लेते क्या है। द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है, चाहे द्रव्य किसी प्रकार, नहीं स्थिर का मतलब क्या है, फिक्स, सभी में थोड़ी होगा। कह रहा है चाहे द्रव्य किसी भी प्रकार का, मतलब ठोस द्रव गैस कोई भी हो, सब में क्या होगा, सामर्थ्य स्थिर रहेगा, मतलब एक ही प्रकार का बल रहेगा। तो ऐसा थोड़ी है। तो ये सही आंसर दिया रेलवे ने, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, गलत युग्म का चयन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये आपका इकोसिस्टम से पूछा गया, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र से ये पूछा गया आपका, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं साथियों। क्या होता है कि हमारा जो
पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र समझते हैं क्या होता है? इसमें जैविक और अजैविक घटकों के बीच में एक ना पर्यावरणीय बोल सकते हैं अनुकूलन संबंध रहता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो इस तरह से हम आपको समझाते हैं एक त्रिभुज बना के, हालांकि त्रिभुज नहीं है, ये पोषी स्तर, ये क्या आपका है? पोषी स्तर है, ठीक है ना। सबसे नीचे जो होता है ना आपका, यानी सबसे नीचे जो होता है ज़्यादा मात्रा में, वो आपका होता है उत्पादक। कौन होता है साथियों? उत्पादक होता है। कौन होता है? उत्पादक होता है। कौन होता है? उत्पादक होता है, ठीक है ना। और इसको हम स्वपोषी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी। इस पॉइंट को लिख लीजिए, पॉइंट को लिख लीजिए। क्वेश्चन एक है लेकिन हम आपको अच्छे से बता रहे हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आएगा वो आता है उपभोक्ता, और इसको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। कौन आता है? प्राथमिक उपभोक्ता। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं प्राथमिक उपभोक्ता। फिर उसके बाद जो आएगा ये आ जाएगा आपका द्वितीयक उपभोक्ता। क्या आ जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। फिर तीसरे नंबर पर आप आएगा तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो आपका है बनते जाता है चतुर्थक, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब इसमें साथियों क्या है कि प्रथम पोषी स्तर पर कौन आएगा? प्रथम पोषी स्तर पर आपका ये उत्पादक आएगा। प्रथम पोषी स्तर पर क्या आएगा? उत्पादक। उत्पादक का मतलब क्या आएगा? हरे पेड़ पौधे। उत्पादक का मतलब क्या? हरे पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधे का देखिए आकार क्या है? बहुत बड़ा। देखिए क्या है आपका? बहुत बड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाएगा कि पोषी स्तर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होता है? तो उत्पादक ही होता है, क्योंकि इसका देखिए ये क्या, इसका जगह ज़्यादा है, क्योंकि उत्पादक रहेगा तभी ना आगे सब जीव जंतु जो भी उत्पादक रहेगा, क्योंकि इसी पर जो है ये सब निर्भर है। तो यही छोटा रहेगा तो कैसे होगा? तो ये बड़ा रहता है सबसे ज़्यादा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो उत्पादक कौन होते हैं? स्वपोषी, यानी कि हरे पेड़ पौधे होते हैं। अब उत्पादक को जो खाते हैं, उत्पादक को जो, यानी हम कह सकते हैं वैसे जीव जो अपना भोजन जो है उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। ये आपका प्रथम उपभोक्ता, सिंपल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि उत्पादक से ही भोजन प्राप्त करते हैं। अब इसमें कौन कौन आते हैं? अब बोलिए, उत्पादक क्या? हरे पेड़ पौधे यानी घास वगैरह हो गए। तो ये सबको कौन खाएगा? ये सब कौन खाएगा? खरगोश खाएगा, है ना, चिड़िया खाएगी, बकरी खाएगी, हिरन खाएगा, टिड्डा खाएगा। ये सब आपका क्या है? ये सब आ जाएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ये प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा। लिख लीजिए, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आएगा? क्या? खरगोश आ जाएगा, चिड़िया आ जाएगा, बकरी आ जाएगी, है ना, हिरन आ जाएंगे, चूहे आ जाएंगे, टिड्डे आ जाएंगे। ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? ये आपका आ जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता को हम जो साथियों क्या बोलते हैं? शाकाहारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाकाहारी भी बोलते हैं, क्योंकि देख लीजिए हिरन है, चिड़िया है, खरगोश है, ये सारे क्या होते हैं? बकरी, ये सारे क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी को प्रथम उपभोक्ता भी कहते हैं। अब इन सबको कौन खाएगा? इस सब में कौन आया? बकरी था ना। इस सबको कौन खाएगा? बोलेगा इस सबको जो खाएगा ना उसको बोलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। क्या बोलेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। अब द्वितीयक उपभोक्ता में कौन कौन आएंगे? ये आपका आ जाएंगे, जैसे कि आपका पक्षी हो गया, है ना, बिल्ली हो जाएगा, आपका कुत्ता आ जाएगा, है ना, मेढक आ जाएगा, लोमड़ी, ये सब आपका जो है किस में आ जाएंगे? सांप भी आ जाएगा इसमें ना। ये सब आपका किस में आ जाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। क्योंकि इसमें कौन था? इसमें जो आपका था साथियों कौन था? हिरन था। तो हिरन को कौन खा जाता है? हिरन को भेड़िया भी खा जाता है, लोमड़ी भी खा जाता है ना। तो आपका ये कह सकते हैं कि इसमें आपका आ जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता में कौन कौन आ जाएगा? जो हम आपको बोल दिए, मेढक वगैरह हो गया। मेढक किसको खा जाएगा? टिड्डा, इसमें बोले थे ना, इसमें हम टिड्डा बोले थे, तो टिड्डा को खा जाता है मेढक। तो मेढक क्या द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। तो इस तरह से द्वितीयक उपभोक्ता में ये हो गया। अब तृतीयक की बात करें हम, तृतीयक में कौन आ जाएगा? ये सबसे उच्च श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। तृतीयक में आ जाएगा जैसे हम लोग मनुष्य क्या आते हैं? तृतीयक, यानी उच्च कोटि की, आप बोल सकते हैं उच्च कोटि के उपभोक्ता मनुष्य आ जाते हैं। और आप कह सकते हैं बाज सुने हैं ना, बाज जो सांपों को मार देता है, और भालू, शेर, ये सब आप क्या होता है? सबसे उच्च कोटि में आते हैं। तो समझ गए ना। अब क्या कह रहा है कि जीवाणु जो है चतुर्थ पोषण पर, तो कहिए संभव है? चतुर्थ पोषण क्या मतलब? और आगे जाएगा ही जीवाणु थोड़े, तो और सूक्ष्म जीव होता है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण। छोटे मांसाहारी कौन हो गया? छोटे मांसाहारी जैसे प्रथम पोषी स्तर ये हो गया, द्वितीय ये, तृतीय ये। तो छोटे मांसाहारी कौन हो गए? आपका हो गए ये द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे आपका हो गया मेढक हो गया, ये सब आपका किस में आता है? छोटे मांसाहारी में आता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है, तृतीय में आएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में द्वितीय पोषण स्तर, बिल्कुल सही है। ये प्राथमिक उपभोक्ता था ना, ये प्रथम पोषी स्तर, ये द्वितीय पोषी स्तर, तो ये भी सही है। और स्वपोषी प्रथम पोषी स्तर, तो स्वपोषी है ना ये प्रथम पोषी स्तर, तो यही सही है। जीवाणु उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, गलत है। उम्मीद है सब समझ गए जितना मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल, हाँ ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? देखिए कॉपर का जो है ना, कॉपर शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए उनका क्या किया जाता है? वैद्युत अपघटनी परिष्करण किया जाता है।
तो उसमें से क्या किया जाता है, जिसको करना है ना जिस धातु को, उसी का हम क्या करते हैं 11 बिलियन ले लेते हैं। जिसको करना है उसी का क्या करते हैं 11 बिलियन ले लेते हैं। तो इसका 11 बिलियन क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन है कॉपर सल्फाइड। कॉपर ऑक्साइड 11 बिलियन नहीं है इसका, ये तो कॉपर ऑक्साइड तो ये कैसा है, ये तो क्षार प्रकृति का है, तो ये इसका 11 बिलियन नहीं है। तो जिसको लेना है, जिस धातु का विद्युत अपघटनीय परिष्करण करना है उसका 11 बिलियन ले लेंगे, ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट इसका 11 बिलियन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणुक कणों को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर एक दिख रहा है अपरमाणुक कण। अपरमाणुक कण का मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल। साथियों परमाणु जब खोज किया गया था डाल्टन के द्वारा, तो परमाणु बोला कि डाल्टन बोला था, या जो भी वैज्ञानिक, हालांकि परमाणु को खोजने में बहुत सारे वैज्ञानिक का हाथ है, लेकिन नाम डाल्टन का ही आता है। हमारे भारत का भी वैज्ञानिक है, जैसे कि आपका महर्षि कनाद हो गया, पाकुदी कात्याम हो गया, ये सब का भी हाथ है, लेकिन इस सब का चर्चा नहीं चलता है वर्ल्ड में, क्योंकि उस हमारे भारतीय वैज्ञानिक के पास ना उस समय उतना संसाधन नहीं था कि चीज़ों को पब्लिश कर सके। तो इसलिए तो बहुत वैज्ञानिक का हाथ है परमाणु खोज करने में, लेकिन नाम होता है डाल्टन का। तो डाल्टन बोला कि परमाणु से कोई भी छोटा ना अब दुनिया में नहीं हो सकता, परमाणु से कोई भी छोटा नहीं हो सकता। लेकिन जब आगे वैज्ञानिक आए, रदरफोर्ड आए, थॉमसन आए, है ना, चैडविक आए, तो इन्होंने देखा नहीं डाल्टन झूठ बोल रहा है, परमाणु से भी छोटा और चीज़ हो सकता है। तो वो कौन कौन था आपका इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, और भी थे पॉजिट्रॉन वगैरह भी थे। तो बेसिकली 3 की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये क्या है, ये क्या है अपरमाणुक कण है परमाणु के, ठीक है ना। तो थॉमसन ने अपना क्या दिया था, परमाणु मॉडल दिया था। थॉमसन ने क्या दिया था, परमाणु मॉडल दिया था। तो इन्होंने जो है किसकी खोज की थी, केवल इलेक्ट्रॉन की। तो सिंपल ये आंसर हो जाएगा आपका, केवल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। इन्होंने खोज किया था लंबा, इन्होंने जो है ये पॉइंट लिख लीजिए, थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था, इन्होंने विसर्जन नलिका में जो है, विसर्जन नलिका में पूरा दाब कम करके इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय भित्ति में, यानी कि जो अमाशय मतलब पेट को अमाशय बोलते हैं। अमाशय की भित्ति का मतलब होता है दीवार, जो पेट की दीवारें हैं उसमें क्या होती है, जठर ग्रंथियाँ होती हैं। साथियों क्या होता है कि हमारा पेट कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह से हमारा साथियों क्या होता है, पेट होता है, ठीक है ना। तो ये जो पेट हमारा साथियों, इसमें क्या होती है, जठर ग्रंथियाँ पायस्ती है। क्या पायस्ती है, जठर ग्रंथियाँ पायस्ती है। और जठर ग्रंथियों में क्या होता है, जठर रस होता है। तो इनमें से किसका स्राव नहीं होता है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका स्राव होता है, क्योंकि जठर ग्रंथियों में क्या साथियों कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। और श्लेष्मा इसका भी स्राव होता है। श्लेष्मा मतलब क्या होता है, श्लेष्मा मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा पानी वाला पदार्थ, क्या बोल सकते हैं, पानी वाला पदार्थ। जैसे नाक से आपका निकलता है ना, आप समझ गए, उसी को श्लेष्मा कहते हैं। तो होता है क्या साथियों, श्लेष्मा मतलब क्या होता है कि हमारे पेट में क्या HCl पायस्थ है, और HCl क्या है, मैंने आपको पढ़ाया है, परवल अम्ल है। तो पेट में HCl है, तो परवल अम्ल क्या मतलब खतरनाक होता है। तो HCl से सुरक्षा करने के लिए श्लेष्मा क्या करता है, श्लेष्मा निकलता है पेट की दीवारों से। तो ये आप समझ, पेप्सिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है जो कि जठर ग्रंथि के इस पूरे में पाया जाता है, ठीक है ना। और लार की बात करें, लार आपका जठर ग्रंथियाँ लार श्रावण नहीं करती। लार तो आपका समझ गए, जठर ग्रंथियाँ तो पेट में है ना, और लार पायस्थ है मुंह में, तो कईयों संबंध है। तो ऐसे ही हल्का क्वेश्चन था, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, मैंने आपको हाल ही में पढ़ाया है मिश्रण वाला चैप्टर, जो हमसे पढ़ रहे हैं उनको तो अच्छा लग ही रहा होगा, उनसे क्वेश्चन ये बन जाएगा। कह रहा साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। मैंने आपको समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, विलयन, निलंबन, कोलाइडल सब चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है। जो हमसे पढ़ रहे हैं उनको अच्छा लग रहा होगा, उनसे क्वेश्चन बन भी जाएगा। क्या उदाहरण नहीं है, देखिए जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण। जल में साथियों अगर हम कॉपर सल्फेट को मिलाएंगे CuSO4 को, तो ये आसानी से घुल जाएगा। आसानी से क्या है, ये बिल्कुल घुल जाएगा। तो जो घुल गया वो समझो समांग हो गया। जल में घुली चीनी, ये तो भाई सीधी सी बात है, जल में घुलेगी चीनी तो वो समांगी मिश्रण है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जल में घुला लवण, देखिए सल्फेट जो है यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट क्या है, अरे लवण ही तो है भाई, कॉपर सल्फेट क्या लवण है। तो यहाँ पर घुला लवण का बात कर, जल में लवण आराम से घुल जाएगा। लेकिन जल में तेल कभी घुलता है क्या, जल में तेल साथियों नहीं घुलेगा। अगर जल में तेल आप घुलिएगा ना, जल में अगर तेल घुलिएगा, मान चलिए आपका बर्तन कोई है, इसमें अगर पानी में तेल दे देंगे तो तेल का एक अलग अलग परत बन जाएगा और पानी का एक अलग परत बन जाएगा, यानी कि नहीं घुलेगा। जो नहीं घुलेगा मतलब समांग मिश्रण नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए कुछ सरीसृप ऐसे होते हैं, सरीसृप का मतलब क्या होता है, जो रेंग रेंग कर चलते हैं। सरीसृप का मतलब क्या होता है, जो रेंग रेंग कर चलते हैं। आपका सांप हो गया है ना, छिपकली हो गया, आपका मगरमच्छ हो गया, ये सब क्या होते हैं, रेंग रेंग कर चलते हैं। तो इनको सरीसृप ग्रुप में रखा जाता है।
तो कुछ सरीसृप ऐसे हैं जिनमें क्या है, तापमान क्या होता है, तापमान मिलने से उसका लिंग निर्धारण होता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट है, इनको देखिए, कह रहा है, ये कह रहा है आपका गलत का चयन कीजिए। कह रहा है नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। बिल्कुल सही बात है साथियों कि नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं, जिसको युग्मनज हिंदी में बोलते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। बिल्कुल सही है। गलत कह रहा है, नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती है। बिल्कुल सही है, नर जनन कोशिका परागकण द्वारा निर्मित होती है। अब देखिए, ये जो बात कर रहा है ये पौधा वाला में घुस गया, फूल वाला में घुस गया, ठीक है ना। आखिर चीज़ तो सही है ना हमारा, तो इसलिए ये भी हमारा सही है। फिर कह रहा है निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होता है। बिल्कुल सही, शुक्राणु अंडाणु मिला तो युग्मनज बना हमारा, इन जाइगोट को युग्मनज बोलते हैं, तो ये भी सही है। मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित रहते हैं, ये बात, ये इसका क्या है, गलत है। मादा युग्मक क्या है, वर्तिकाग्र में उपस्थित रहते हैं, ये बात इसका क्या है, गलत है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए न्यूमेरिकल आज ही हमने साथियों पढ़ाया है, आज ही हमने पढ़ाया अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण के बारे में आज ही हमने पढ़ा है। अवतल दर्पण ऐसे होता है, आपका अंदर से क्या होता है, धसा होता है। जो क्लास देखा होगा उसको पता होगा। यहाँ पर क्या होगा, ध्रुव होगा, यहाँ पर क्या होगा, फोकस होगा, यहाँ पर क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। फोकस वक्रता त्रिज्या क्या होता है, दोगुना होता है। समझ गए ना। कह रहा है जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर रखा जाता है। देखिए क्या कह रहा है, 20 cm की दूरी पर रखा जाता है। दूरी पर रखा जाता है यानी कि u बराबर हो गया -20। u बराबर क्या आ गया, देखिए न्यूमेरिकल का पार्ट है तो हमने आपको नहीं कराया है न्यूमेरिकल, सिर्फ मैंने आपको अवतल दर्पण के बारे में बताया था, पूरा न्यूमेरिकल मैंने आपको नहीं कराया था, लेकिन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। u का मान क्या है, -20 है। u का मान क्या है, -20 है। और कह रहा है दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है। तो देखिए ये साथियों आपका अलग टॉपिक हो, ये मैंने आपको शायद नहीं पढ़ाया है, तो चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ, ठीक है ना। u का मान -20 दिया है। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब साथियों C पर बन रहा है, इसका मतलब ये है कि वस्तु आपका कहाँ है, C पर ही है। अवतल दर्पण का आज केस मैंने आपको बताया था ना कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु हमारा यहीं होगा, तो यानी कि u -20 और v भी यहीं बन रहा है, यानी कि v का वैल्यू कितना हो गया आपका, -20 ही हो गया। बोली बात क्लियर है, बिल्कुल बात की। u भी दोनों का मान निकल गया। आवर्धन पूछ रहा है, आवर्धन सूत्र क्या होता है, m बराबर होता है -v/u। क्या होता है, -v/u। तो v का मान कितना दिया है, -20, तो हो गया। देखिए v का मान यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों माइनस में मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 20। अब बट u का वैल्यू कितना दिया है, -20, तो 20 कट गया, ऊपर क्या बचा, नीचे माइनस, ऊपर 1, तो क्या आ जाएगा -1। उम्मीद है समझ गए हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। सिंपल बात है, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था एसिड बेस साल्ट में। क्या पढ़ाया था, एसिड बेस साल्ट में साथियों मैंने पढ़ाया था आपको कि व्यंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, कैसे होता है। सिंपल बात है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है, ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना। इसमें जब क्लोरीन से अभिक्रिया करा देते हैं साथियों तो ये बन जाता है हमारा CaOCl2 बन जाता है। क्या बन जाता है, CaOCl2 और प्लस में आपका इधर पानी बन जाता है, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि क्या पूछ क्या रहा है, ये शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन क्रिया से क्या बनता है, व्यंजक चूर्ण बनता है। तो ये जो पूरा बना ये क्या आपका व्यंजक चूर्ण का सूत्र है। सिंपल है, क्लोरीन से भी क्रिया कराते हैं, व्यंजक चूर्ण बनता है, इसी को ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है ना। बाकी अगर सूत्र याद है, कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र होता है CaO होता है, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है CaCl2 होता है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जानवे करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। तो देखिए कह रहा है विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फैन साथियों क्या है, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको, करंट, चालक में जो करंट बहना चाहिए। विद्युत मोटर ये भी संबंधित है, विद्युत जनित्र ये भी संबंधित है, लेकिन विद्युत हीटर जो साथियों है ये संबंधित नहीं है। बात यहाँ आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति के कारण।
तो पंखा साथियों क्या है, पंखा में क्या होता है आपका मोटर होता है, पंखा में क्या होता है मोटर होता है। और विद्युत मोटर क्या है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, यानी कि चुंबक और विद्युत धारा का संबंध है। जनित्र में भी चुंबक और विद्युत धारा का संबंध है, जनरेटर में भी होता है। और आपका विद्युत मोटर तो बता दिया, और विद्युत पंखा, पंखे देखिए मोटरी वाला, ये दोनों एक ही ऑप्शन है। अगर मैं इसको देखूँ ये दोनों एक ही ऑप्शन है, क्योंकि साथियों पंखा में क्या होता है विद्युत मोटर होता है ना, तो लेकिन विद्युत हीटर जो है इसमें कोई चुंबक उम्बक नहीं होता है, सिर्फ करंट दिया जाता है। तो ऑप्शन सीधी सी बात है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निकल जा सिम सिम रोक देते हैं। देखो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसा डैश के कारण होता है, हमारे शरीर के जड़त्व के कारण होता है। साथियों जड़त्व का मतलब पता है क्या होता है, जड़त्व किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिससे कि वो अपने स्थिति में होने से यानी स्थिति में परिवर्तन होने का विरोध करता है। जैसे मान चलिए मैं अगर गति में हूँ तो मुझे अगर कोई रोकेगा ना, मैं उस चीज़ को विरोध करूँगा। मैं अगर विराम में हूँ यानी रुका हुआ हूँ, अगर मुझे कोई चलने को कहेगा तो मैं उसका विरोध करूँगा। अगर मैं मेरी दिशा अगर मेरी दिशा उत्तर दिशा, मैं अगर उत्तर दिशा में चल रहा हूँ, अगर मुझे कहेगा दक्षिण दिशा में तुरंत चलो, तो मैं उस दिशा का परिवर्तन होने में विरोध करूँगा। तो ये जो गुण है ना, ये गुण आपका क्या कहलाता है, जड़त्व। और बेसिकली पदार्थ के इस गुण को किसने बताया था, गैलीलियो ने। बात लिख लीजिए, गैलीलियो ने इस बात को बोला था कि कोई भी वस्तु जो है अपने स्थिति में परिवर्तन होने का विरोध करती है। चाहे गति में है तो वो गति से अगर चेंज करना चाहती है तो विरोध करेगी, विराम में है तो विराम में रहना पसंद करेगी, अगर उत्तर दिशा में चल रही है तो उत्तर दिशा में रहना पसंद करेगी। समझ गए ना। तो ये बात किसने बोला था, गैलीलियो ने। यानी कि जड़त्व के बारे में गैलीलियो ने बताया था। ठीक है ना, बाकी और कुछ इसमें है नहीं। न्यूटन के गति के तृतीय नियम, तृतीय नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया। ठीक है ना। फिर न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, संवेग में परिवर्तन दर लगने वाले असमान बल के क्या होता है आपके समानुपाती होता है। गुरुत्व त्वरण बाकी समझ में करते हैं, छोटी जी होता है ना, वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। फलों और बीजों में किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। देखिए साथियों पादप हार्मोन बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, हालांकि 6-7 प्रकार होते हैं, लेकिन बेसिकली जो एनसीईआरटी के अनुसार वो 5 प्रकार होते हैं। ये दिया हुआ है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, एफसीसी और साइटोकिनिन। सभी हार्मोन का अलग अलग काम है। ऑक्सिन का काम क्या होता है, ऑक्सिन का काम होता है ये लंबाई में वृद्धि करता है। क्या करता है, ये लंबाई में वृद्धि करता है। अगर कोई कह सकते हैं पौधा अगर बौना रह गया तो समझिए उसमें ऑक्सीजन हार्मोन की कमी होगी। जैसे मनुष्य में क्या होता है, जंतु में वृद्धि हार्मोन अगर है तो वो क्या होगा, अच्छे से लंबाई ग्रोथ करेगा। जिसका वृद्धि हार्मोन सही से रिलीज नहीं हुआ तो वो बौना रह जाएगा। जिबरेलिन का काम क्या होता है, फूलों और बीजों को अंकुरित करना। एफसीसी कमल का काम क्या होता है, पत्तियों को मुरझाने में और जो बूढ़े पत्ते हो जाते हैं उसको गिराने में। और साइटोकिनिन का काम क्या होता है, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। अगर कोशिका विभाजन ही नहीं होगा, समझिए बात को जरा, कोशिका विभाजन ही नहीं होगा तो शरीर का अंग कैसे डेवलप होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए साइटोकिनिन की मात्रा ज़्यादा होती है फल और बीजों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है मोटर द्वारा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य। साथियों शक्ति अंश इसका करेक्ट है, लेकिन मैं बताता हूँ। शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि W/T क्या होता है, W/T ये चैप्टर में आपको कराऊंगा। इसको P से सूचित करते हैं, यानी कि कार्य करने की दर को। देखिए की दर को जैसे आ गया ना, एकांक समय या दर को, इसका मतलब होता है नीचे समय से भाग दे दीजिए। क्या कर दिया, जैसे हम बोल दिया कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो कार्य को ऊपर रखेंगे, की दर को इसको नीचे रख दिया समय, तो सिंपल बात है शक्ति। बाकी त्वरण आप समझ ही रहे हैं, वेग में परिवर्तन दर त्वरण होता है। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग आपका संवेग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है नेक्स्ट, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। ऐसा क्या होता है, सिंपल बात है, अगर आप चल रहे हैं, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित, जैसे मान लीजिए टेबल है, क्या है, टेबल है, टेबल क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी वस्तु का मतलब क्या हुआ कि उनसे कोई भी वस्तु आर पार नहीं जा सकती है। तो टेबल पर रखा हुआ या कुछ भी मान लीजिए, दीवार मान लीजिए घर का, उस पर प्रकाश दीजिएगा, टॉर्च मारिएगा तो उनका छाया बनेगा, ज्यामितीय छाया। तो ऐसा क्यों हुआ, आपको पता है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का आदत क्या है, सीधी रेखा में गमन करने का, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है ना, सिंपल बात है। बाकी प्रकाश का परावर्तन समझते हैं, क्या होता है कि जब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कोण I बराबर कोण R होता है। और हम इसकी बात करें, जब इसे समझाई देता है आपको अच्छे से प्रकाश परावर्तन, ठीक है ना,
ये आपका हो गया समतल दर्पण। एक मिनट में समझिए, समतल दर्पण हो गया, यहाँ से कोई आपतित किरण, यहाँ मतलब प्रकाश हो, सूर्य है, इससे जब प्रकाश किरण को यहाँ पर आपतित करेंगे तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर जिस माध्यम से आई थी सेम उसी माध्यम में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश जिस माध्यम से आती है दर्पण से परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है ना। कोण आई बराबर कोण आर, और बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है, और ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, सब जानवे करते हैं। विवर्तन क्या होता है, देखिए विवर्तन भी समझ लीजिए थोड़ा सा। विवर्तन क्या होता है, मान लीजिए कि प्रकाश सीधी रेखा में जा रही है, प्रकाश यानी प्रकाश जा रही है सीधी रेखा में, ठीक है ना। यहाँ पर कोई एक अपारदर्शी वस्तु होगी, यहाँ पर मान से ईटा रख दी, क्या रख दी, ईंट। अब क्या होगा, अब प्रकाश को सीधी रेखा में चलने का देता है, तो यहाँ जैसे टकराएगा ना तो प्रकाश यहाँ से मुड़ के जाएगा, तो ये जो मुड़ने या जो मुड़ा ना, ये मुड़ने की क्षमता क्या कहलाएगी, प्रकाश के विवर्तन। ठीक है, बाकी सब। और प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, जब प्रिज्म से प्रकाश को गुजारेंगे तो 7 रंग में विभाजित हो जाते हैं। जैसे इस तरह से ये प्रिज्म है, ये सूर्य का प्रकाश आया, जैसे इससे गया तो 7 रंग में ये बढ़ जाता है, ये आपका विक्षेपण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मिलूजा। हाँ देखिए इसको समझते हैं। कह रहे हैं कि मुक्त पतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मुक्त पतन साथियों क्या होता है, इसको फ्री फॉल बोलते हैं। मुक्त पतन क्या होता है कि जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिरती हो ना, जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिरती हो तो वो मुक्त पतन कहलाता है। जैसे मान चलिए हम ईंटा लिए, हाथ से उठाए, नीचे छोड़ दिए, तो वो एकदम फ्री फॉल गिरेगा, मुक्त पतन, गुरुत्वाकर्षण उसको खींच लेगी। ठीक है ना, तो ये मुक्त पतन होता है। तो कह रहे क्या होता है, विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है। तो सिंपल बात है, इसमें कोई गलत बात है नहीं। मुक्त पतन जब होगा ना तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, वेग उसका बढ़ता है। सिंपल बात है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बैलेंस करने वाला है। क्या है, बैलेंस करने वाला। तो मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए वहाँ सभी क्लास को। ठीक है ना। देखिए बैलेंस है तो इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, ये तो बच्चों वाला बात है, आप खुद ही कर लोगे ना, इसमें क्या ही बताऊँ मैं आपको, है ना। ये सब करेंगे तो समझिएगा आप तब कुछ नहीं जानते, ये सब मैं क्या करूँ समझ आइए आपसे ना, ये सब करने में मन भी नहीं लगता, एक छोटा सा चीज़। कह रहा है एल्किन का सूत्र क्या है। देखिए भाई मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं पढ़े तो जाके देखिए, उसमें सब समझ में आ जाएगा पूरा, जो भी चीज़ है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सूत्र मैंने आपको बताया है, ये क्या है, एल्किन सूत्र है। और ये क्या है, ये आपका ये है एल्काइन का सूत्र। सॉरी ये किसी का सूत्र नहीं है, ये भी किसी का सूत्र नहीं है, ये भी किसी का सूत्र नहीं है। तो एल्किन का सूत्र होता है CnH2n। बाकी और एल्केन का क्या होता है, एक मिनट रुक जा भाई रुक जा। एल्केन का होता है CnH2n+2। एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। ठीक है, चलिए अब ख़त्म ही होने वाला है, देख लेते हैं फटाक से इनको हम। मिल जा। अब थोड़ा अगर मैं इसको बात करूँ तो आप आगे भी भगा सकते हैं वीडियो को। ठीक है, अब इसमें कोई प्रश्न नहीं था। तो ये 25 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का हमने जो है पूरा आपको एनालिसिस बढ़िया से कर दिया। 25 नवंबर का सेकंड शिफ्ट पूरा एनालिसिस कर दिया। चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी क्लास हमने साइंस का दे दिया है, प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ से देखिए। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।